हेलो फ्रेंड्स, मैं उमंग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। इस चैनल में मैं बायोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बताता हूं। पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में देखा था कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड नेचर के ऑर्गेनिज्म थे जिसको क्लासिफिकेशन जरूरी था। अब जब हम लोग उसको पढ़े तो सिस्टमैटिक्स में 3 प्रोसेसेस थे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ नया समझते हैं। जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन तो हमें पता था कि वो कैसे हुआ, लेकिन अब उसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाए। तो सबसे पहले जो एक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था अरिस्टोटल ने यूज़ किया। अरिस्टोटल को हम लोग हमारे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो उन्होंने सबसे पहले किस बेसिस पे, तो उन्होंने यूज किया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया गया और एनिमल को इनाइमा और एनाइमा में डिवाइड किया गया। और फिर इनाइमा को ओविपेरस और वाइविपेरस में क्या किया, डिवाइड किया गया। इनाइमा क्या होता है? इनाइमा का मतलब होता है कि एनिमल्स विथ रेड ब्लड, और यहां पे क्या होगा, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। ठीक है। ओविपेरा का मतलब क्या होता है? एग लेइंग एनिमल्स और वाइविपेरा का मतलब होता है डायरेक्टली गिव राइज देयर यंग वंस। तो यहां पे कोई एक का फॉर्मेशन नहीं होता है वाइविपेरा में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है, चूंकि अभी मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ आवाज़ें आपको आ सकती है हल्की हल्की। जनरली मैं रात में ही करता हूं, तो उसके लिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो जब अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो अभी भी मिसिंग थे। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म यूकारियोटिक है या प्रोकारियोटिक, क्लैरिफिकेशन नहीं है। यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर, क्लैरिफिकेशन नहीं है। फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। जनरली प्लांट्स में हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन अब उसी प्लांट्स में नॉन फोटोसिंथेटिक को भी रख लिया गया, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया। तो ये एक इसमें क्या था, बहुत खामियाजा था कि ये सभी पॉइंट्स अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं की गई थी। इसीलिए अब जब इन सभी कैरेक्टर्स का बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, नए नए साइंटिस्ट आते चले गए और उन्होंने फिर क्या कहा कि अब जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे वो इन सभी बेसिस पे भी करेंगे। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे, नेचर ऑफ सेल वॉल कैसा होगा, यानी एक सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है और आउटर वॉल है वो किस कंपोनेंट का, किस मॉलिक्यूल का बना हुआ होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका कैसा होगा। ठीक है। फोटोसिंथेटिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, कीमोसिंथेटिक होगा, वो भी देखेंगे। हैबिटाट, किस हैबिटाट में वो रहता है, यानी एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर है या मेराइन है, वो भी देखेंगे।
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका कैसा होगा, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, या फिर कोई वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। और एक आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब टाइम टू टाइम एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना इवॉल्व हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना वेरिएट हुआ, ये भी हम लोग देखेंगे अब जो क्लासिफिकेशन आएगा। तो अब जो नया नया साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस तरह के पॉइंट्स को रखा, तो आज के टाइम में जो एक्सेप्टेड मॉडल हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, RH विटाकर सिस्टम। इन्होंने क्या किया 1969 में लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फेंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि टाइम टू टाइम क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन का पॉइंट्स इवॉल्व होता चला गया, और अभी के टाइम में जो एक्सेप्टेड मॉडल हम लोग यूज करते हैं वो है विटाकर्स मॉडल। ठीक है, विटाकर्स मॉडल में ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। देखते हैं तो ये कैसा मॉडल था, विटाकर्स मॉडल, विटाकर्स मॉडल। ठीक है, मतलब इनका जो पूरा नाम है वो है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, जिनको हम लोग RH विटाकर भी कहते हैं। ठीक है, कब इन्होंने रखा ये 1969 में। अब अगर बात करें तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो 5 किंगडम में पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगी, प्लांटी और एनिमालिया। मोनेरा में बेसिकली क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं जो इन्होंने रखा। कभी कभी 6 किंगडम भी कहते हैं, यानी मोनेरा फिर 2 में डिवाइड करता है, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्क बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, देखते हैं एक एक करके। और प्रोटिस्टा सेम, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया सेम। कभी कभी इसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी यू बैक्टीरिया एक डोमेन है, आर्क बैक्टीरिया एक डोमेन है, और ये चारों मिलके एक यूकार्या बनाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, चारों मिलके एक यूकारियोट्स हो गए। ठीक है, तो इस बेसिस पे 3 डोमेन भी हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, बट मोस्टली एक्सेप्टेड 5 किंगडम ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आइए हम लोग एक समराइज्ड टेबल से समझते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर पे कौन कौन सा किंगडम कैसा नेचर, कैसा फंक्शन, रोल प्ले करता है। जब हम विटाकर्स मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो 5 किंगडम आता है। तो आइए उसको समझते हैं एक टेबल के फॉर्म में कि कौन कौन सा किंगडम किस कैरेक्टर पे कैसा फंक्शन प्ले करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो हमारा किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। यहाँ पे देखिए कि अगर मोनेरा का बात करें कि उसका सेल टाइप कैसा होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होगा। ठीक है, सेल वॉल कैसा होगा, नॉन सेल्यूलोजिक होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा, प्लस क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। तो इसका एग्जाम्पल है इसका NAG, नैग प्लस नैम। ठीक है, अब अगर बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे एब्सेंट होगा, यानी जो न्यूक्लियस होगा, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेल्यूलर होगा, यानी इसका सिंगल सेल ही फंक्शनल होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेटरोट्रॉफिक भी होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो अपना फूड खुद से बना सकता है वाया फोटोसिंथेसिस और वाया कीमोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉफिक जो होगा तो वो अपना फूड किसी डेड और डिकेइंग मैटर से लेगा। ठीक है, तो वो कैसे लेगा, सेप्रोफाइटिक लेगा या फिर पैरासाइटिक लेगा। पैरासाइटिक क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में फॉरेन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। आइदर ये एक्सटर्नली, बॉडी के एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है या इंटरनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर प्रोटिस्टा का बात करें तो इसमें जो सेल टाइप होगा वो यूकारियोटिक होगा।
ठीक है, लेकिन इसका सेल वॉल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल अगर बात करें तो उतना क्लियर अभी तक नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूकार्योटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्यूलर होगा। यहाँ भी एक सिंगल सेल क्या होता है, फंक्शनल होगा। और जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी ये फोटोसिंथेटिक होगा, और हेटरोट्रॉफिक होगा, यानी डेड और डिकेइंग मैटर से ये अपना फूड लेगा। तीसरा किंगडम का बात करें दैट इज फंजाई या फंगी। ठीक है, तो इसका सेल टाइप कैसा होगा, यूकार्योटिक होगा, यानी इसमें कैसा होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो एक डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस क्या होता है। यहाँ पे जो सेल वॉल होगा वो काइटिन का बना हुआ होगा। काइटिन एक नॉन सेलुलोजिक क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये काइटिन का बना हुआ होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ चेंज होगा कि ये मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब कि इसका जो बॉडी है होगा उसमें एक सेल से ज़्यादा फंक्शनल है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। ईस्ट यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेल्यूलर है, लेकिन वो फंगाई है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आता है। और जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफिक होगा, जिसमें सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होगा। प्लांट्स का जब बात करें तो सिंपल सेल टाइप यूकार्योटिक होगा। सेल वॉल हमारा सेल्यूलोजिक होगा, यानी जो यहाँ पे सेल वॉल बनेगा वो सेल्यूलोज का बना हुआ होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। टिश्यू और ऑर्गेन, यहाँ पे अब जो सेल बना, जो हम लोग देखे थे सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी में कि सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे कुछ हायर कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रहा है टिश्यूज और ऑर्गेन। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन कैसा होगा, इसका ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक में भी क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, अब एनिमेलिया का बात करते हैं तो यहाँ पे सेल टाइप यूकार्योटिक होगा, बट यहाँ पे सेल वॉल जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल वॉल यहाँ एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर सेल मेम्ब्रेन का बात करें तो ये क्या होगा, एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ इसमें। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक होगा, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। आइदर वो प्लांट्स है, आइदर वो एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो खुद से अपना न्यूट्रिशन नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें और देखते हैं। प्रोकार्योटिक जो हम लोग देखे थे, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रोकार्योट्स में बेसिकली क्या आता है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक इसका सेल है। ठीक है, और ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। तो जब जेनेटिक मटेरियल कोई भी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, यानी वो प्रोकार्योट होता है। ट्रू न्यूक्लियस में क्या होगा, मान लेते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसका जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनक्लोज करेगा इस जेनेटिक मटेरियल को, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये तो पता ही है कि सेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। देन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो टिश्यू से टिश्यू बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ बात ये देखने वाली है कि जैसे जैसे हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट्स क्या किया गया, इवॉल्व हुआ। ठीक है, अरिस्टोटल के टाइम में उतने सारे पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया। टाइम टू टाइम जैसे सिविलाइजेशन इंक्रीज हुआ तो बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया, और उसके ही फलस्वरूप क्या हुआ कि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को सबसे पहले कहाँ रखा गया था, एल्गी में रखा गया था, जो प्लांट्स के अंदर था। तो जैसे जैसे पॉइंट्स इवॉल्व हुआ तो इस दोनों ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स से हटाकर इसको रखा गया फंजाई में। ठीक है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर्स था
बाद में कैरेक्टर्स किससे मेल किया, फंजाई से मेल किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे पॉइंट्स का इवॉल्व होता है, पॉइंट्स इवॉल्व होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म पहले रखे हुए थे उसको, उसका पोजीशन, उसका किंगडम चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक समराइज्ड टेबल समझ में आया होगा, और एक एक करके किंगडम्स के बारे में भी हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, और साथ ही साथ वैसे ऑर्गेनिजम्स को भी देखेंगे जिनको इन किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, जैसे वायरस, वायरोइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।